नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों के प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं, जो कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्जाम जैसे यूपी आरएनएल, HEL, यूपी SSC, यूपी PSC, इन सभी जगहों पर आपके काम आएंगे। अभी तक मैंने लगभग अनेक विषयों जैसे थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, बॉयलर, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। आज जो मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसका पहला चैप्टर कास्टिंग से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने कास्टिंग के लगभग 2 पार्ट करा दिए हैं, आज ये तीसरा पार्ट है और हमारी क्वेश्चन सीरीज़ का यह 53वां भाग है, 53। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है द पैटर्न अडॉप्टेड फॉर दोज कास्टिंग्स वेयर देयर आर सम पोर्शंस विच आर स्ट्रक्चरली वीक एंड लाइकली टू बी ब्रेक बाय द फोर्स ऑफ रैमिंग आर कॉल्ड। मतलब इस प्रकार की कास्टिंग जहाँ पर कुछ पार्ट इतने कमज़ोर होते हैं कि रैमिंग करने में टूट जाएंगे। इस प्रकार का जब कोई कास्टिंग किया तो उसमें जो पैटर्न होता है वो किस प्रकार का पैटर्न यूज़ किया जाता है। ठीक, तो दिया हुआ है, देखिए, लूज पीस पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न एंड सिंगल पीस पैटर्न। ठीक, तो मैंने इसका आंसर पिछले बारे में बता दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अब सभी पैटर्न्स के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो कास्टिंग विभिन्न विभिन्न प्रकार के पैटर्न यूज़ होते हैं उसमें देखिए पहला मान जो होता है वो होता है सिंगल पीस पैटर्न। कौन सा होता, देखिए जो होते विभिन्न प्रकार के पैटर्न, तब पहला मान लीजिए सिंगल पीस पैटर्न। देखिए जो सिंगल पीस पैटर्न होता है मतलब वो सिर्फ एक ही भाग मिलके बना होता है। जब कास्टिंग बहुत ही सिंपल कास्टिंग करनी होती है तो इस केस में जो पैटर्न यूज़ किया जाता है वो होता है सिंगल पीस पैटर्न। दूसरा जो पैटर्न का टाइप होता है वो होता है स्प्लिट पीस, SPLIT, स्प्लिट पीस। स्प्लिट पीस पैटर्न या कभी कभी इसे कहा जाता है 2 पीस पैटर्न। ठीक, 2 पीस पैटर्न ये क्या होता है, जब हम लोग की कास्टिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इस प्रकार से हो जाती है कि दोनों को मतलब अगर हम लोग एक पार्ट में पैटर्न को बनाएं तो उसका एक बार में विड्रॉल नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को 2 पीस में बनाते हैं। 2 पीस पैटर्न इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं। मान लीजिए कि आपका ये ऊपर वाला पोर्ट कोप है, नीचे वाला ड्रैग है, तो इसमें जो कास्टिंग होगी इस प्रकार से होगी कि आधी कास्टिंग नीचे होती है और बाकी जो होगी आपकी आधी कास्टिंग ऊपर होती है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग कास्टिंग में आधा पार्ट को इसमें मर्ज किया जाता है, आधा पार्ट को ऊपर मर्ज किया जाता है और दोनों के यहाँ कोप एंड ड्रग के साथ हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक, तो देखिए इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या है लगा होता है, बीच में डॉवेल पिन लगी होती है। क्या लगी होती है? डॉवेल पिन। ये याद रख लीजिए, ये पैटर्न किस लिए होती है? डॉवेल पिन। डॉवेल पिन का काम होता है कि जब पैटर्न स्प्लिट पीस पैटर्न होता है तब उनको अलाइन करने के लिए डॉवेल पिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है। ठीक, टू अलाइन द 2 पीस पैटर्न इज कॉल्ड, क्या करके मतलब 2 पीस पैटर्न को अलाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉवेल पिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये होते हैं 2 पीस पैटर्न। अब इसके अलावा जो अगले पैटर्न होते हैं वो है गेटेड पैटर्न। अगले पैटर्न जो है तीसरे प्रकार का पैटर्न है वो है गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न मतलब होता है कि इस प्रकार के पैटर्न जिसकी गेटिंग, पूरा जो गेट्स हैं वो सब एक साथ लगे होते हैं। तो देखिए मतलब यह क्या है, देखिए मान ली क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई कास्टिंग है तो पहले हम उस कास्टिंग को क्या है ग्रीन सैंड में उसका मोल्ड बनाते हैं, उसके बाद हमें उसका गेट और उसका स्पोरिंग बेसिन, राइजर सब कुछ अलग से बनाना पड़ता है। तो ठीक, तो इस प्रकार इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है? गेटेड पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। गेटेड पैटर्न की विशेषता क्या होती है? गेटेड पैटर्न में उसमें गेट उसके साथ ही उसका पैटर्न का इंटीग्रल पार्ट बना देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे अगर हमको स्मॉल कंपोनेंट्स में का मास प्रोडक्शन करना है तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग गेट्स भी साथ में डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए गेट हमने है, इसके साथ हमने डिज़ाइन कर दिया जो भी गेट है, ठीक है, उसके साथ छोटे छोटे प्रोडक्ट जो भी हमारे पास
जो जिसका भी निर्माण करना है, ठीक, वो हमने उसके साथ लगा देते हैं। तो ये पूरा पूरा पैटर्न गेट सहित जो होता है वो उसे कहा जाता है गेटेड पैटर्न। इसका प्रयोग किया जाता है स्मॉल कंपोनेंट्स का निर्माण में किया जाता है। यदि हम स्मॉल कंपोनेंट मास प्रोडक्शन में बनाने हैं तब उसे यहाँ पे गेटेड पैटर्न का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि गेटेड पैटर्न का बार बार डिज़ाइन करने में समय वेस्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पैटर्न के साथ ही डिज़ाइन कर देते हैं। अगला है कोप एंड डैक पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न कहते हैं। अगला पैटर्न जो है वो है कोप एंड ड्रैग पैटर्न। ठीक, ये जो पैटर्न होते हैं इसका प्रयोग बहुत बिग कास्टिंग्स के लिए किया जाता है। अगर हमारे पास कोई बिग साइज की कास्टिंग है, ठीक, उसको करना है तो उसमें हम लोग जो पैटर्न यूज़ करते हैं होते हैं कोप एंड ड्रैग पैटर्न। ठीक, तो इस प्रकार जब बड़ी कास्टिंग होती है तो वहाँ पे कोप एंड ड्रैग पैटर्न का यूज़ किया जाता है। अगला होता है मैच प्लेट पैटर्न। अगला जो पैटर्न बताने जा रहे हैं वो है मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न, ठीक, देखिए मैच प्लेट पैटर्न का ही प्रयोग किया जाता है स्मॉल साइज की कास्टिंग करने के लिए किया जाता है और मास प्रोडक्शन के रूप में किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लेट होती है और उस प्लेट के साथ ही हमको जिस जिस चीज़ की कास्टिंग करनी पड़ती होते थे उसके साथ अटैच कर देते हैं। जैसे हमको एक कास्टिंग इस प्रकार से करनी है वो उसको अटैच कर दिया, दूसरी कास्टिंग ऐसी करनी है तो उसको अटैच कर दिया। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या करते हैं, देखिए जितने छोटे छोटे प्रकार के पैटर्न हैं सभी क्या है एक ही प्लेट के साथ अटैच कर दिए जाते थे। इसको कहा जाता है मैच प्लेट पैटर्न कहा जाता है। तो इस पूरे पूरे पैटर्न को एक साथ रख के एक साथ कास्टिंग कर दी जाती है तो भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे छोटे पैटर्न एक साथ ही सबकी कास्टिंग हो जाती है। तो देखिए मैच प्लेट पैटर्न से जो मुख्य प्रोडक्ट बनाया जाता है वो होता है पिस्टन रिंग। ये याद रख लीजिए कि पिस्टन रिंग के लिए किस प्रकार के पैटर्न का यूज़ किया जाता है। तो पिस्टन रिंग बनाने के लिए मैच प्लेट पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं मैच प्लेट के साथ वेल्डिंग की सहायता से जोड़े जाते हैं। किसकी सहायता से जोड़े जाते हैं? वेल्डिंग करके जोड़ दिए जाते हैं। अगला जो पैटर्न होता है यूज़ किया जा रहा है वो होता है लूज पीस पैटर्न। अगला जो पैटर्न है वो कौन सा होता है? लूज पीस पैटर्न। क्या होते हैं? लूज पीस पैटर्न। ठीक, देखिए अब जब हमको इस प्रकार के पैटर्न बनाने होते हैं कि जो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स अलग से हम लोग बना के रखे होते हैं। जैसे कोई हमारी कास्टिंग है, हमारे पास इस प्रकार की एक कास्टिंग है, अगर सिंपल है, इसमें छोटे छोटे दो पार्ट के प्रकार से निकले हुए पैटर्न के साथ ही दो छोटे छोटे पार्ट इस प्रकार से निकले हुए हैं। तो यदि हम इसको कास्टिंग के साथ बनाएंगे तो इसको विड्रॉ करना कठिन होता है। तो इसको क्या करते हैं, एक इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि ये छोटे पार्ट होते हैं, ये पैटर्न के साथ अटैच तो होते हैं लेकिन लूज पार्ट में होते हैं, लूज प्रकार से। मतलब अगर हम इस पैटर्न को विड्रॉ करते हैं मोल्ड से बाहर तो सिर्फ ये पैटर्न का ये वाला भाग बाहर आ जाता है और ये छोटे छोटे भाग हैं ये कास्टिंग के भीतर ही रह जाते हैं। इसको बाद में पिन दूसरी सहायता से, चिमटी की सहायता से इसको बाहर निकाल लिया जाता है, फॉर्क कहा जाता है। तो इसमें क्या होती है, ये जो होते हैं छोटे छोटे पार्ट इसको कहा जाता है लूज पीस कहा जाता है। मतलब ये लूज होते हैं, आराम से जब हम लोग कास्टिंग को निकाल रहे थे तो वो बाहर नहीं आते, सिर्फ बाकी पार्ट ही बाहर आते हैं। यदि इसको साथ इनको दृढ़ बना दिया जाएगा तो ये बाहर निकलेंगे तो पूरे के पूरे मोल्ड को ही डिस्टर्ब कर देंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब लूज पीस पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। अगला होता है स्वीप पैटर्न। अगले होते हैं कौन से पैटर्न होते हैं? स्वीप पैटर्न। देखिए स्वीप पैटर्न क्या होते हैं? देखिए स्वीप पैटर्न होते हैं जब हमको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन सॉलिड बनाना है। इस प्रकार के मतलब सॉलिड का निर्माण करते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बनाए गए होते हैं। मतलब कहने का है हमको इस प्रकार का पैटर्न बनाना है जो किसी एक्सिस के अबाउट किसी 2D मतलब किसी प्लेन को या किसी 2D ऑब्जेक्ट को घुमाया जाए तो 3D में कन्वर्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम इस प्रकार से एक त्रिकोण लें और इसको अपने इस एक्सिस के अबाउट रखते हुए घुमा दें तो हमको जो प्राप्त होगा क्या? कोण प्राप्त हो जाएगा ना। ठीक, तो इसमें क्या किया जाता है स्वीप पैटर्न में? स्वीप पैटर्न कैसा प्रकार का पैटर्न होता है? ये मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास सैंड है, सैंड पे क्या किया जाता है, यहाँ पे हम लोग के पास ये 2D त्रिभुज है, 2 डायमेंशनल का मतलब एक प्रकार का प्लेन है, इसको यहाँ पर फिक्स करके इसको लगातार कंटिन्यूसली घुमाया जाता है। तो ये घूमते घूमते क्या है इसके भीतर प्रवेश करता जाएगा और इसके अंदर एक शंकु का पैटर्न का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको एक शंकु प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न होते हैं इस प्रकार पैटर्न को कहा जाता है स्वीप पैटर्न कहा जाता है। इसमें क्या है,
कि इसमें 2D पैटर्न यूज़ किए जाते हैं जो कि 3D कास्टिंग वो बनाते हैं। मतलब अगर हम डबल डायमेंशन वाला पैटर्न होता है, लेकिन जब वो कास्टिंग प्राप्त होती है 3 डायमेंशनल वाली प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अगर हमको कोन्स बनाने हैं, मतलब कोन बनाने हैं, शंकु, ठीक, बड़ी बड़ी घंटियाँ बनानी है, बेल्स, ठीक, या फिर हमको ठीक इस प्रकार के जो कुछ भी बनाना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्वीप पैटर्न का यूज़ करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब स्वीप पैटर्न यूज़ किया जाता है तो उस समय जो कास्टिंग के लिए सैंड यूज़ किया जाता है इसको लोम सैंड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? लोम सैंड कहा जाता है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं स्वीप पैटर्न। इसके अलावा अगला जो पैटर्न होता है वो होता है स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न इस प्रकार से। स्केलेटन पैटर्न देखिए, जब पैटर्न बहुत बड़ी कास्टिंग हो हमारे पास, ठीक, तो कि उसको हम लोग एक बार में कास्ट नहीं, मतलब अगर हम लोग उस पूरे का पैटर्न को सॉलिड बना करके फिर उसके पैटर्न बनाएंगे तो काफ़ी खर्चा पड़ेगा। तो स्केलेटन पैटर्न जो होते हैं, स्केलेटन पैटर्न इस प्रकार के पैटर्न होते हैं जिसमें सिर्फ बांस की पतली पतली या लकड़ी की पतली पतली डंडियाँ होती हैं, उसकी सहायता से हम लोग पैटर्न को बनाते हैं। छोटे छोटे बोर्ड्स होते हैं तो उससे उनको क्या खोखला होता है। जैसे अगर हमको बहुत बड़ा पुतला बनाना की कास्टिंग करनी है तो अगर हम उतना बड़ा पैटर्न बनाएंगे तो हम लोग का मटेरियल अधिक खर्च होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका स्केलेटन फॉर्म में बनाते हैं, मतलब कंकाल के रूप में उसका निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है उसको स्केलेटन पैटर्न कहा जाता है। स्केलेटन पैटर्न का प्रयोग बहुत बड़ी बड़ी कास्टिंग्स को पैटर्न के निर्माण में किया जाता है। अगला जो पैटर्न होता है, अगला पैटर्न जो है वो फॉलो बोर्ड पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? फॉलो बोर्ड पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न, ठीक। तो देखिए फॉलो बोर्ड पैटर्न का क्या होता है, कभी कभी हमको काफ़ी पतली और ओवर हैंगिंग सेक्शन, जैसे क्या है, कोई कास्टिंग इस प्रकार से है, जिससे मान लीजिए कि हमको कोई कास्टिंग करनी है जो इस प्रकार की है, सिर्फ इतनी पतली सी है और इस प्रकार से। तो अगर हम इसकी कास्टिंग करने के लिए इसका पैटर्न बनाएंगे, उस पैटर्न को रख करके इस पर जब हम लोग सैंड डालकर रैमिंग करेंगे तो उसके कारण इसके टूट जाने का खतरा होता है। ये क्या होता है, टूट सकता है। और इसके टूट जाने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए नीचे एक बोर्ड लगा देते हैं। इसको सपोर्ट करने के नीचे एक इस प्रकार से बोर्ड लगा देते हैं। तो इसको कहा जाता है फॉलो बोर्ड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फॉलो बोर्ड, ठीक। तो इस प्रकार के जो पैटर्न होते हैं उनको फॉलो बोर्ड पैटर्न कहा जाता है। तो फॉलो बोर्ड पैटर्न का क्या प्रयोग है? फॉलो बोर्ड पैटर्न का प्रयोग किया जाता है जब काफ़ी थिन और ओवर हैंगिंग सेक्शन की कास्टिंग हो रही हो, तो जैसे बीक सेक्शन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है, इसको हम लोग फॉलो बोर्ड पैटर्न के सहायता से इसकी कास्टिंग करते हैं। अगला जो पैटर्न है वो है सेगमेंटल पैटर्न। क्या है? सेगमेंटल पैटर्न। जैसे मान लीजिए हमको इतने बड़े फ्लाई व्हील की कास्टिंग करनी है जिसमें इस प्रकार से स्पोक्स हैं, ठीक। इसकी फ्लाई व्हील कास्टिंग करनी है, इसमें इस प्रकार से स्पोक्स हैं, ठीक। तो अगर हम इस पूरे फ्लाई व्हील को पैटर्न ना बना करके इसका क्या कहते हैं, किसी एक भाग का पैटर्न बना लेते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम इतना पैटर्न बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये पूरा रेत है तो इस कास्टिंग को ही इस प्रकार से रखते रखते अगर बार बार कई पार्ट में इसके शेप बनाते चले जाते हैं। मतलब हमारे पास क्या है, पूरे फ्लाई व्हील का पैटर्न ना हो करके उसको सिर्फ एक सेगमेंट का, उसके एक पार्ट का ही पैटर्न बनाया जाता है और उस पैटर्न को ही बार बार इम्प्रेशन दे करके उसके पर जो हमारी डिज़ायर्ड कास्टिंग, उस कास्टिंग को प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के पैटर्न को कहा जाता है सेगमेंटल पैटर्न। मतलब सारे का सारा पैटर्न का प्रयोग ना करके हम लोग जो पैटर्न यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ उसके सेगमेंट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए जो फ्लाई व्हील का पैटर्न होता है वो सेगमेंटल पैटर्न ही होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे पैटर्न के बारे में बता दिए। तो अब जो क्वेश्चन ही पूछा है कि निम्नलिखित में किस पैटर्न का प्रयोग किया जाता है जब कास्टिंग इस प्रकार की हो जो वीक हो और ड्राइविंग करने में टूट जाने के चांसेस होते थे। ऐसी कंडीशन में हम किस प्रकार पैटर्न यूज़ करते हैं? ऐसी कंडीशन में हम लोग फॉलो बोर्ड पैटर्न का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। हम लोग कौन सा प्रकार का पैटर्न यूज़ करेंगे? हम लोग फॉलो बोर्ड पैटर्न यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सूटेबल मटेरियल फॉर द डाई कास्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल सबसे डाई कास्टिंग के लिए सबसे उपयुक्त मटेरियल है? ठीक, तो देखिए उन्होंने कहा है
विच ऑफ एक तो मटेरियल्स आर फॉर डाई कास्टिंग। तो देखिए हमने आपको बताया था डाई कास्टिंग के लिए जो बेस्ट मटेरियल क्या होता है, डाई कास्टिंग के लिए वो मटेरियल बेस्ट होता है जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग पॉइंट्स के जो मटेरियल होते हैं उन्हें, उनका प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं डाई कास्टिंग में नहीं कर सकते हैं। जो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एलॉय है उनका प्रयोग हम लोग डाई कास्टिंग के लिए नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने कहा है पहले जिंक एंड इट्स एलॉय। देखिए यहाँ पर अगर सिर्फ जिंक लिखा होता, सिर्फ जिंक लिखा होता तो बेस्ट, तो देखिए इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते थे डाई कास्टिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन इट्स एलॉय भी लिखा है। तो जिंक की जो एलॉय होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है कई फेरस मेटल्स के साथ भी कंबाइंड होकर के अनेक प्रकार के एलॉयज बनाता है। ठीक, तो इसका बेस्ट आंसर नहीं होगा। कॉपर एंड इट्स एलॉय, कॉपर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक ठीक, उसके अलावा एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय, एल्यूमिनियम के लिए ही डाई कास्टिंग का प्रयोग होता है। मेन देखिए जो डाई कास्टिंग जो निर्म होते हैं डाई कास्टिंग, वो मेनली एल्यूमिनियम के लिए होती है, जिंक के लिए होती है। ठीक, अगर हम लोग कहें तो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग किसके लिए, तो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग एल्यूमिनियम के लिए, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग जिंक के लिए होती है। ठीक, लेड एंड इट्स एलॉय इसके लिए भी नहीं होती। जो में मुख्य आंसर जो हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम। यहाँ पे देखिए अगर हम सिर्फ जिंक लिखा होता तो हमारा आंसर बेस्ट हो जाता, ये भी आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे इट्स एलॉय लिख दिया है। कभी कभी जिंक क्या है फेरस मेटल्स के साथ भी कम्बिनेशन करता है, जिसके कारण जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग प्रोसेस इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग बिगर साइज हॉलो सिमेट्रिकल पाइप्स। इन्होंने कहा निम्नलिखित में किस कास्टिंग प्रोसेस क्या है सबसे अच्छा होगा अगर हमें बड़े साइज़ के हॉलो सिमेट्रिकल पाइप्स बनाने हैं, मतलब बड़े साइज़ के पाइप बनाने हैं जो कि सिमेट्रिकल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पाइप बनाने के लिए सबसे बेस्ट कास्टिंग प्रोसेस कौन सा होता है। पाइप बनाने की सबसे बेस्ट कास्टिंग प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्ट के बारे में मैंने आपके इसके पहले जो 2 क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कराया उसमें आपको मैंने विस्तार से बताया था। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का प्रयोग किया जाता है बड़े साइज़ के हॉलो पाइप्स बनाने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, बाकी आपको शेल मोल्डिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सेल मोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हमको थिन सेक्शन के प्रोडक्ट बनाने, जहाँ पे हमको एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए, सरफेस फिनिश बहुत अच्छा चाहिए, तो इस प्रकार जब प्रोडक्ट बनाने होते हैं तो वो भी यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं शेल मोल्डिंग का प्रयोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का प्रयोग उन्हीं जगहों पर किया जाता है जहाँ पर हमको एक्यूरेट डायमेंशंस चाहिए और क्या कहते हैं बेटर सरफेस फिनिश चाहिए। लेकिन देखिए दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर ये होता है कि देखिए इसमें क्या होता है ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इसीलिए जब टरबाइन ब्लेड्स बनानी होती हैं या फिर हमको टरबाइन ब्लेड बनानी होती है, फिर हमको डेंडेंट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं या फिर हमको सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने होते हैं, तो उन सभी का कंडीशन हम लोग कौन सा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल मोल्डिंग का जो पैटर्न हम लोग क्या कहते हैं इसे मोल्ड बनाया जाता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, पतला सा ही होता है और साथ में क्या है महंगा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम लोग क्या होते हैं हम लोग रेजिन्स यूज़ कर रहे होते हैं, सेल मोल्डिंग हम लोग रेजिन यूज़ करते हैं, फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं, तो ये क्या है महंगे एजेंट्स हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हम लोग वैक्स यूज़ करते हैं, लाइम यूज़ करते हैं, स्लरी बनाते हैं, ये सब क्या है लगभग सस्ते प्रोडक्ट है, तो मतलब कम पैसे में हम लोग अच्छा प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। जबकि सेल मोल्डिंग पैसे अधिक लगते हैं और जबकि प्रोडक्ट जो है हमको वो उतना अच्छा प्राप्त नहीं, मतलब अच्छा प्राप्त होता है लेकिन उस स्तर का प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें थोड़ा क्या है उसका जो मोल्ड होता है वो पतला थिन होता है, थोड़ा सा पतला होने के चांसेस होते हैं। ठीक, और डाई कास्टिंग के बारे में आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फ्रीजिंग टाइम T, वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग V एंड इट्स सरफेस एरिया A अकॉर्डिंग टू क्लोविनोव्स रूल। देखिए इस रूल के अनुसार सीधा जो हमारा ये आपको याद रख लीजिए कि जो टाइम होता है फ्रीजिंग टाइम, कूलिंग टाइम ऑफ द कास्टिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V/A का स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम अपॉन एरिया सरफेस एरिया। V क्या है वॉल्यूम है और A क्या है सरफेस एरिया, इन दोनों के अनुपात के वर्ग के समानुपाती होता है। तो दूसरे वर्ड्स में अगर हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाए तो ये हो जाएगा K V/A का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी।
V/A का स्क्वायर। ठीक, ओके। तो देखिए इसी तरह के कई आंसर दिए हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/A का स्क्वायर। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, क्योंकि इसके आधार पर ही आपको कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन शायद मैंने सॉल्व ही कराया था पहले में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, इन्होंने दे रखा है। ठीक, स्लरी कोटिंग, पैटर्न मेल्ट आउट, शेक आउट, स्टोचियो कोटिंग। ठीक, इस तरह से इन्होंने कई पैटर्न, कई बार दे रखे हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए हमने आपको बताया था कि क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होती है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एक वैक्स का या फिर रबर का या फिर प्लास्टिक का पैटर्न होता है। इस पैटर्न को सबसे पहले हम लोग एक पहले मोल्ड होता है। ठीक, हमको जिस प्रकार का मोल्ड होता है, हमको जो भी कास्टिंग बनानी होती है उसमें हम लोग पिघला हुआ वैक्स डाल देते हैं। तो जब पिघला हुआ वैक्स डाल देते हैं वो उसी पैटर्न में जा कर के जम जाता है। फिर इस वैक्स को क्या है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो जो हमको प्राप्त हो जाता है वो क्या प्राप्त हो जाता है, वो हम लोग को सॉलिड वैक्स प्राप्त हो जाता है। कैसा वैक्स प्राप्त हो जाता है, सॉलिड वैक्स पैटर्न प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो पैटर्न होता है वो प्लास्टिक का, वैक्स का या रबर का, तीनों में से किसी का भी बनाया जा सकता है। तो सॉलिड वैक्स पैटर्न प्राप्त हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी सॉलिड वैक्स को, ये जो हम लोग का सॉलिड वैक्स है, इसको स्लरी में डुबोया जाता है। इसको किस में डुबोया जाता है, स्लरी में डुबोया जाता है। ठीक, इसमें जाता है स्लरी कोटिंग की जाती है। इस स्लरी कोटिंग किस चीज़ की बनी होती है, स्लरी कोटिंग जो होती है सिलिका फ्लोर होते हैं, साथ में उसमें कुछ बाइंडर्स मिला दिए जाते हैं। इसके बाद जब हम इसको स्लरी में डुबो देते हैं तो इसके क्या जो इसमें क्या है, इसमें डिप करके बाहर निकाल लेंगे। तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या है, स्लरी की एक प्रकार की कोटिंग हो जाएगी। लेकिन ये जो स्लरी की कोटिंग होती है काफ़ी क्या होती है, ये गीली होती है, इसको सूखने में समय लगता है। तो इसको क्या करते हैं, जब ये सूख जाती है, सूखने के बाद इसके ऊपर स्टोचियो कोटिंग भी की जाती है। पहले स्लरी की कोटिंग की जाती है, उसके बाद इसके ऊपर स्टोचियो कोटिंग की जाती है, ताकि उसको क्या है वो आसानी से ड्राई हो जाए और ड्राई होकर जल्दी सूख जाए। जब जल्दी सूख जाती है स्टोचियो कोटिंग की जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, जब ये क्या होता है, ऊपर से एक कास्टिंग कोटिंग जो हम लोग के पास स्लरी कोटिंग है ये जम जाती है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है और इसमें जहाँ एक जगह से थोड़ा सा एक ओपनिंग होती है। तो इस ओपनिंग में से इसको गर्म किया जाता है। तो इसके अंदर का जो वैक्स है, ये वैक्स क्या है, पिघल करके बाहर आ जाता है और हमको जो प्राप्त होता है, जो कास्टिंग का एक खोखला पार्ट प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमको क्या होता है, खोखला पार्ट प्राप्त होता है। तो ये जो शेल होता है, मतलब ये होता है, ये सिरेमिक का होता है, क्योंकि हमने बाइंडर बनाया तो जो हमको खोखला भाग बना ये सिरेमिक का सेल सिर्फ रह जाता है, इसमें से वैक्स निकल चुका होता है। अब हमको जिस भी मेटल की कास्टिंग करनी होती है, ठीक, उस मेटल को पिघला करके इसके अंदर पोर कर देते हैं। पोर करने के बाद वो जम जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की जाती है। तो इस इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का जो क्रम हो गया, कौन कौन सा क्रम हो गया, पहले स्लरी कोटिंग, फिर स्टैच्यू कोटिंग, फिर पैटर्न मेल्ट आउट, उसके बाद शेक आउट। ठीक, जब पैटर्न उसके अंदर पेल्ट करके निकाल देते हैं, उसके बाद उसमें जब लिक्विड मेटल को उसमें पोर कर दिया जाता है, जब पोर कर दिया जाता है, पोर करने के बाद जब उसके अंदर जम जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, स्लरी कोटिंग को शेक करते हैं। तो मेटल और जो स्लरी कोटिंग के बीच में जो अगर कहीं सी जगह पर अटैचमेंट हो गया तो अटैचमेंट छूट जाता है और हम उसके बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये इसका सही क्रम होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी भी क्रम दिए हुए हैं लेकिन सब आगे पीछे दिया हुआ है। आपको मेन जो दिया है स्टोचियो कोटिंग, ठीक, स्टिको कोटिंग, क्योंकि यही समझ में नहीं आता है, यही आप इस क्वेश्चन में देखिए आपको घुमा रहा है, बाकी चीज़ें वो लगभग समझ जा रहे होंगे। ठीक, तो स्टोचियो कोटिंग क्या होता है, ये होता है जब हम लोग स्लरी कोटिंग के बाद स्टोचियो कोटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द process of making hollow casting of non-circular shape and desired thickness by permanent mold without the use of core is known as। इन्होंने देखिए क्या कहा कि हमको कि किस प्रकार की कास्टिंग करनी है, हमको इस प्रकार के हॉलो कास्टिंग करनी है। सबसे पहले किसी कास्टिंग करनी, ध्यान रखिए हॉलो कास्टिंग करनी है। नॉन सर्कुलर शेप, उसका शेप क्या है, सर्कुलर नहीं है।
ठीक। एंड डिजायर्ड थिकनेस, हम मन चाहे उसको एक थिकनेस का करना है, मतलब पूरा सॉलिड नहीं करना है, एक थिकनेस से करना है। विथ परमानेंट मोल्ड, परमानेंट मोल्ड द्वारा करना है। विथआउट द यूज ऑफ कोर, और कोर का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किस कास्टिंग का प्रयोग करेंगे? तो देखिए, ओके, हाँ देखिए, सबसे पहले हम डाई कास्टिंग अगर हम देखते हैं तो डाई कास्टिंग में देखिए क्या होता है। डाई कास्टिंग के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए थे उसको कभी हॉलो प्रोडक्ट नहीं बनाए जा सकते। क्या कहते हैं? हॉलो प्रोडक्ट नहीं बनाए सकते। अगर हॉलो प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे तो उसमें हमको कोर का इस्तेमाल करना ही होगा, ठीक। तो इन्होंने कहा विथआउट द यूज ऑफ कोर, तो डाई कास्टिंग इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डाई कास्टिंग में एक तो या तो हॉलो प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, वो बनते हैं तो उसमें हमको कोर या फिर उसके भीतर का पार्ट का डिज़ाइन करना होता है। विथआउट कोर हम लोग हॉलो पार्ट नहीं बना सकते। तो देखिए स्लस कास्टिंग, स्लस कास्टिंग देखिए हॉलो कास्टिंग को बनाया जा सकता है, ठीक। नॉन सर्कुलर शेप भी बनाया जा सकता है, डिजायर्ड थिकनेस का ही बनाया जा सकता है, लेकिन क्या करते हैं इसमें विथआउट द यूज ऑफ कोर नहीं, ठीक। देखिए इसमें कोर का इस्तेमाल इसमें भी करना पड़ेगा अगर हमको उसके अंदर मेल्टिंग की जानी है, ठीक। तो इसका देखिए स्लस कास्टिंग इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर स्लस कास्टिंग नहीं होगा, ठीक। तो अगला लेते हैं, ठीक। अगला क्या है फिर देखिए, और अगला क्या ऑप्शन दिया? अगला ऑप्शन हमको दिया हुआ है, ठीक, प्रेस्ड कास्टिंग। इसमें क्या है? प्रेस किया, कहते हैं मेटल को फिल करके उसको प्रेस किया जाता है, प्रेस करके। तो इसके भी आंसर नहीं है। देखिए इसमें दिया सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इसका सही आंसर है, ठीक। देखिए इससे हॉलो कास्टिंग भी बनाई जा सकती है। नाम से देखिए हम जैसा पैटर्न देंगे, हम कहते हैं हॉलो सर्कुलर पाइप है, तो अगर हम लोग हॉलो सर्कुलर पाइप बना रहे हैं तो हम लोग सर्कुलर शेप देते हैं तो सर्कुलर बनता है। अगर नॉन सर्कुलर पैटर्न दे देंगे तो नॉन सर्कुलर भी बन जाएगा। तो इसका आंसर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, ठीक। और साथ में क्या है? डिजायर्ड थिकनेस, जिस थिकनेस के हिसाब से उसको हम रखेंगे उसी थिकनेस का प्राप्त हो जाएगा। और विथआउट बाय परमानेंट मोल्ड, और इसमें जो मोल्ड होगा वो कैसा होगा? वो परमानेंट मोल्ड होगा, ठीक। साथ में और फिर उसके बाद क्या है? विथआउट यूज ऑफ कोर, हम लोग का इसमें कोर का भी इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। The ratio of surface area to volume for a unit volume of riser is minimum in the case of, ठीक। देखिए इन्होंने कहा है किसी राइजर के लिए, ठीक, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया मतलब ए टू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब, ठीक, फॉर ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ राइजर इस मिनिमम इन द केस, मतलब इन्होंने पूछा है कि ए बाई वी का जो फार्मूला है, ए बाई वी, वो किस केस में मिनिमम होता है। अब देखिए इन्होंने राइजर के लिए लिख दिया है, अलग बात है, लेकिन हम लोग क्या है, इन्होंने 4 आंसर दिए हैं, सिलेंड्रिकल राइजर, स्फेरिकल राइजर, हेमिस्फेरिकल राइजर और क्यूबॉइड्स राइजर। तो सब के लिए हम लोग ए बाई वी का इन्होंने फार्मूला पूछा है किसके लिए मिनिमम होता है। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल राइजर से, ठीक। तो देखिए सिलेंड्रिकल राइजर, मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल राइजर है, ठीक। इसमें क्या होगा? इसमें इसमें क्या है? इसमें मान लीजिए इसकी हाइट है और इसकी आर क्या है? इसका पैटर्न, 4 इसका रेडियस है। तो देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा सबसे पहले इसका कर्ड सरफेस, तो कर्ड सरफेस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस दूसरा क्या है इसका ऊपर दोनों के जो सर्कुलर सरफेस तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? इसको डिवाइड कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच से ना, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो सिलेंडर के लिए जो हमको एरिया बी ए बाई वी सिलेंडर के लिए जो प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सिलेंडर के लिए, ठीक। अब देखिए स्फेयर के लिए अगर हम लोग निकालना चाहें तो स्फेयर के लिए क्या होता है? स्फेयर का एरिया क्या होता है? स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। इसी प्रकार हम क्यूबॉइड के लिए देखें, क्यूबॉइड, ठीक। हेमिस्फीयर के लिए देखें, हेमिस्फीयर का राइजर के लिए देखें तो हेमिस्फीयर के लिए एरिया क्या होता है? उसके लिए एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और उसके लिए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक। ये और क्यूबॉइड्स के लिए क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड मान लीजिए इस प्रकार से है, ठीक। तो इसका अगर एरिया क्या है? ए है, तो ये जाएगा टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर है। अगर इसकी एक एज की लेंथ ए है, 6a स्क्वायर हो जाएगा,
हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, देखिए अगर आप सभी को कंपेयर करेंगे तो आप कभी भी इन सभी का आपस में क्या एक दूसरे को कंपेयर करना चाहते तो यूनिट वॉल्यूम रख करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। ठीक, उसको बहुत अधिक, तो सीधे सीधे आप जानते हैं कि किसी भी दिए हुए वॉल्यूम के लिए जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो किसका होता है? मिनिमम सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। किसका होता है? स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है। तो ऑब्वियसली जब a/v की बात हो रही है तो b इसमें क्या है, सभी के लिए कांस्टेंट है, और a किसके लिए मिनिमम होता है? स्फीयर के लिए। तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि एरिया टू वॉल्यूम रेशियो किसका सबसे मिनिमम होगा? स्फीयर का। तो स्फेरिकल राइजर के लिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्फेरिकल राइजर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, देखिए राइजर का डिज़ाइन इस प्रकार से किया जाता है कि सारी कास्टिंग के सॉलिडिफाई होने के पश्चात ही राइजर का सॉलिडिफिकेशन होता है। मतलब पूरी कास्टिंग जब जम जाएगी, ठीक, सॉलिड हो जाएगी, उसके बाद ही जाकर के राइजर सॉलिड हो पाए मतलब राइजर को सॉलिड होना चाहिए। इसीलिए इसका डिज़ाइन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उसके लिए जो हो VA/V की वैल्यू मिनिमम हो। इसके लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो कास्टिंग टाइम होता है T वो क्या होता है? V/A का होल स्क्वायर होता है। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, T की वैल्यू क्या है राइजर के लिए? सबसे अधिक होनी चाहिए, मतलब सबसे अधिक देर समय बाद उसका सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए। मतलब उसके लिए V/A की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? V/A की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, या दूसरे वर्ड्स में कहें कि A/V की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। ठीक, मतलब एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होना? कम से कम होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें कि वॉल्यूम टू एरिया रेशियो सबसे अधिक होना चाहिए। ठीक, तो देखिए हम जानते हैं कि V/A रेशियो स्फीयर के लिए मैक्सिमम होता है, स्फीयर के लिए मैक्सिमम होता है, या ये कहें कि A/V रेशियो स्फीयर के लिए क्या होता है? मिनिमम होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि स्फीयर के लिए क्या है, स्फीयर के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्फीयर के लिए जो V/A का रेशियो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग चाहते क्या है कि हमेशा जो हमारा राइजर बने वो कैसा बने? स्फीयर बने। लेकिन अगर मान लीजिए हमने किसी कास्टिंग में, हमारे पास कास्टिंग है, इस कास्टिंग हमने स्फेरिकल राइजर इस प्रकार से बना दिया। ठीक, तो इस प्रकार से स्फेरिकल राइजर बना लिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ से इस मटेरियल, यहाँ पे जब हम लोग क्या मेटल पोर करते हैं तो इसका डिज़ाइन किस प्रकार से करते हैं? मेटल को पोर करने पर इसका डिज़ाइन इस प्रकार से होता है कि यहाँ से जब भी मेटल आए तो ये मेटल राइजर में पूरा ऊपर तक भर जाए, यहाँ तक ना। तो देखिए यहाँ पे मेटल भरने के लिए जगह क्या है? बहुत कम मिलेगी, एक पॉइंट कांटेक्ट मिलेगा, और उस पॉइंट कांटेक्ट से मेटल का राइजर में भर पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी राइजर की डिज़ाइन की जाती है तो उसको स्फेरिकल तो नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग स्फेरिकल राइजर नहीं रखते हैं। ठीक, यद्यपि स्फेरिकल राइजर सबसे बेस्ट राइजर है, लेकिन वो प्रैक्टिकल संभव नहीं है। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी राइजर बनाया जाता है वो सिलेंड्रिकल राइजर बनाया जाता है। किस प्रकार का राइजर बनाया जाता है? सिलेंड्रिकल राइजर बनाया जाता है। ठीक, तो देखिए, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा था रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, ठीक, मिनिमम और किस प्रकार के राइजर के लिए, तो स्फेरिकल राइजर के लिए मिनिमम होगा, सही है। लेकिन अगर आपको राइजर स्फेरिकल क्यों नहीं बनाते हैं ये पूछा जाए तो आपको बता देना चाहिए कि अगर हम लोग इस प्रकार का बनाएंगे तो राइजर में मटेरियल का प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, उस पॉइंट कॉन्टैक्ट से बहुत अधिक मात्रा में मेटल उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल राइजर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नहीं, मतलब नॉर्मल अगर कोई पूछे किस प्रकार के राइजर का प्रयोग किया था तो सिलेंड्रिकल राइजर का प्रयोग किया जाता है, टेपर सिलेंड्रिकल राइजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड, तो ये जो थे कास्टिंग का तीसरा पार्ट था, और इस प्रकार कास्टिंग से संबंधित लगभग सभी प्रकार के प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगले चैप्टर में मैं आपको मेटल फॉर्मिंग और शीट मेटल ऑपरेशन संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा। ठीक, तो तैयारी जारी रखिए। अगर आपके पास किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है। साथ में अगर आपको किसी प्रकार का अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक का डिस्क्रिप्शन भी है, जहां पे आपको विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस पेपर का कंपाइलेशन है, वहां पे आप जा करके देख सकते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आंसर भी दिए हुए हैं। तो उसमें UPR में 2014 का भी पेपर, 2016 का भी पेपर, इसके अलावा कुछ इसरो के पेपर हैं, इसके अलावा अन्य भी कई एग्जाम्स के पेपर आपको वहाँ पर लगभग मिल जाएंगे। तो वो आप सभी के लिए है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। किसी प्रकार के डाउट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हम आपको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या तो ठीक उसके अलावा आप चाहें तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।